नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रुप 5 का जो 19 अप्रैल 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ये हम लोग जनरल स्टडीज़ का पेपर देखेंगे। जो 25 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी से वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमारा दो पेपर और बचे हैं, जब जनरल स्टडी का ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सारे जो है टेक्निकल पार्ट हम लोग देखेंगे। जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है, चाहे फार्मासिस्ट के लिए हो, लैब टेक्नीशियन के लिए हो, जो भी पेपर होते हैं वो हम लोग देखेंगे। लैब टेक्नीशियन वाला पेपर तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी वो आप देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का जो भी लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने थे 75 नंबर के, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ उसका जो जनरल स्टडी का पेपर था वो भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बताऊँगा। बाकी सभी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जनरल स्टडी के तो सभी के लिए कॉमन है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या स्टाफ नर्स, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 5 का सिलेबस एक जैसा है। तो जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन तो आपको सारे पेपर के देखने हैं। सभी में क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो वो आपके लिए रिपीट हो सकते हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विपरीतार्थ शब्द नहीं है। विपरीत शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है आदि अंत, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आहूत अनाहूत और अपमान उपमान। तो देखिए, आदि का विपरीत अंत होता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा होना, आहूत आना, अनाहुत नहीं आना, अपमान उपमान। देखो, अपमान का सम्मान होता है, उपमान नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसका मेल जो है गलत है, यहाँ विपरीत नहीं है। अपमान का क्या होता है, सम्मान होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में पहली बायोगैस बस चलना शुरू हुई। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई। तो पहली बायोगैस बस अगर चलने की बात करते हैं, पहली बायोगैस बस, तो वो है कोलकाता में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो। पृथ्वी के भीतर, तो आपने नाम सुना होगा भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के गर्भ की के बारे में जो जानता है उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री। क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री। ठीक है, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, क्या कहलाती है? कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि जो क्या स्रावित करती है, ये आपको बतानी है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या स्रावित करता है, क्या निकालता है हमारे शरीर में? तो वो जो है अंतःस्रावी या हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि -21/84 को 3 अंश वाली परिमेय संख्या में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए, अंश और हर क्या होता है ये आपको पता हुआ कि हम लोग अंश अपॉन हर ऐसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंश अपॉन हर, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो संख्या लिखी है उसको हमें ऐसा बनाना है कि अंश जो है हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। बस यही हमको करना है। अब देख लीजिए, 21/84 माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें वहां पर 3 चाहिए, बस ऊपर हमें 3 चाहिए, यहाँ पर हमें 3 चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब एक ऐसी संख्या सोचिए जिससे डिवाइड करने पर ये ऊपर वाली संख्या 3 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, या फिर 3 से आप ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 7 से अगर 21 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। हम 7 से 21 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा 3 बार। ये कितनी बार? 3 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा? 7 से 8 करेंगे, 1 बार जाएगा।
बचा एक 14, 7 दूनी 14, मतलब कितना बचा 12। तो यहाँ क्या हुआ माइनस के 3/12, क्या बचा माइनस चिन्ह जो है उससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करना है। तो क्या किया 7 से 21 को डिवाइड किया, कितनी बार गया 3 बार, हमें 3 ही लाना था ऊपर, बाकी हमें कुछ भी मतलब नहीं है। नीचे क्या आ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। नीचे हमने 84 को जब ऊपर 7 से डिवाइड किया तो नीचे भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये 7 से डिवाइड किया कितनी बार गया 12 बार गया, 12 बार गया। अब देख लीजिए हमारा आंसर क्या आया माइनस के 3/12। देखिए ये अभी एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 3 से 4 टाइम्स आप 12 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है। हमें सिर्फ पूछा गया है कि ऊपर अंश जो है हमें 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, बस हमें उससे मतलब है। यहाँ पर हमारा 3 आ गया, यही आपका आंसर है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, माइनस के 3/12 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन दैट पिक आउट ऑल द नाउन इन द सेंटेंस। सभी जो जनरल स्टडी का जितने भी पेपर हुए सब में ये क्वेश्चन कॉमन आया है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन पैटर्न वही है। क्या करना है आपको नाउन, इसमें से नाउन को ढूंढना है, कितने नाउन है इस वाले क्वेश्चन में ये आपको ढूंढना है। तो इसमें 3 नाउन आपको मिलेंगे, एक है ब्रेवरी, कॉवर्डिस और है कॉन्सेप्ट। ये तीनों जो है नाउन है, तीनों ऑप्शन कहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है। नाउन मतलब संज्ञा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा, जाति स्थान के जो नाम होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें ये सब भी क्या है भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं जो है ब्रेवरी, कॉवर्डिस और कॉन्सेप्ट। ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरें। साहित्य जीवन की खालिस्तान है अभिव्यक्ति, अभिवृष्टि, अभितृप्ति या अनावृष्टि। आप देख लो सभी ऑप्शन आप पुट करके देखिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला जो आपको सही लगेगा। साहित्य जीवन की क्या है अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि 2017 वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन खालिस्तान शहर में हुआ था, वो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। ये आपके लिए यहाँ पर गांधीनगर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी आपको 2019 और 20 दोनों करंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 19-20 के दोनों के करंट आपको पता होना चाहिए, और 20 के करंट अफेयर तो जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है। धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्न में से कौन सी एक धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। देखो हम धातु की अगर बात करते हैं तो इसका गुण ही होता है कि धातु जो है ठोस होती है। धातु की अगर बात करते हैं तो इसका गुण होता है कि धातु ठोस होती है, लेकिन एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और वो होती है मर्क्यूरी। क्या है मर्क्यूरी या पारा। ठीक है, पारा कहते हैं हम चीजें। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा पारा का यूज किया जाता है। ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि चावल का मूल्य पिछले वर्ष 16 रुपए प्रति किलो था। कितना था 16 रुपीज पर केजी पिछले वर्ष था, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ 25% की उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो वर्तमान मूल्य आपको बताना है। पहले 16 रुपए पर केजी था, अब 25% की आपकी बढ़ोतरी होगी। तो अब रेट क्या होगा, अब प्राइस क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो भी चीज़ हम पहले मानते हैं वो हमेशा 100% के बराबर होती है। कितनी होती है 100% होती है। इसका मतलब है कि यहाँ 100% हमें कितना दिया हुआ है 16 रुपए के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 16 रुपए, जो पिछले साल था, लेकिन इस साल 25% की बढ़ोतरी, मतलब कितना हो गया 125%। कितना हो गया 125%। जब 100% 16 रुपए है तो 16 का 125% कितना होगा, 100% निकाल लिया था हमने, कितना है 16 रुपए। तो 16 का 125% कितना होगा ये आपको निकालना है और आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। थोड़ा सा बस इस स्टेप को सॉल्व करना है, आपका आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है। 125 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, सॉरी हाँ 25 से डिवाइड करेंगे कितने बार 5 टाइम्स। ये कितने बार 4 बार। 4 से ये चले जाएगा 4 × 16, बचा कितना हमारे पास 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। देख लीजिए आपका 20 ऑप्शन होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। मतलब अब मूल्य कितना हो गया 20 रुपीज पर केजी। कितना हो गया
₹20 पर केजी। इसका मतलब सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना था, 16 का 125% मतलब 25% एक्स्ट्रा हमें बढ़ाना था। देखिए हम आराम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 16 का हम लोग 25% पहले निकालते, 25 चौक 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, मतलब ₹4 एक्स्ट्रा। 16 का 25% बढ़ गया, मतलब 25 हमने निकाल लिया। अब ₹16 प्लस 25% एक्स्ट्रा निकाला, कितना रुपए हुआ वो ₹4, और ये कितना हो गया ₹20। ऐसा भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये शॉर्ट है कि आपको डायरेक्ट बढ़ाना है। जब कोई संख्याएं चेंज होती है तो फिर इसे करने में हमें प्रॉब्लम होगी इस वाली मेथड से, इसलिए हम शॉर्ट इस वाली मेथड से करते हैं। हम डायरेक्ट ही 125 निकाल लेते हैं, हमें कोई जोड़ना घटाना कुछ नहीं, हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, 11th नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला है ये हम लोग यहीं पर देखेंगे यार। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि किसी खास भाषा में 4v 3x और 1t का मतलब एनिमल इन जू है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। 8y 7z 4v का मतलब ये लिखा हुआ है, और 9a 2f 7z का मतलब ये लिखा है। तो हमें किसका मतलब निकालना है? वाइल्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, क्या होगा ये हमें निकालना है। देखो आंसर तो दिया है, लेकिन कैसे सॉल्व हुआ ये हमें निकालना है। सभी जनरल स्टडी के जितने भी पेपर हमने अभी तक किए, सभी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ आपकी पैटर्न वही है, वहाँ पे जो लिखा हुआ था वाक्य शब्द ये चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी पैटर्न वही क्वेश्चन है, करना भी उसी टाइप से है, लेकिन वाइल्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि वाइल्ड कौन कौन से इसमें है। यहाँ पर वाइल्ड आपको दिख रहा है, इस वाले इसमें वाइल्ड दिख रहा है, और बस इसी में आपको वाइल्ड दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एनिमल आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एनिमल दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको एनिमल दिख रहा है इस वाले में। तो इसमें एनिमल और इसमें एनिमल, ये इसके लिए इसे ये वाले लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ये टोटल जो है ये इसके लिए लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमने क्या देखा कि एनिमल का कॉमन देखना है हमें। यहाँ एनिमल लिखा हुआ है, यहाँ एनिमल लिखा है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 4v यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 4v है, मतलब एनिमल के लिए क्या हो गया? एनिमल के लिए क्या हो गया? 4v हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए यहाँ किल दिख रहा है, क्या लिखा है? किल दिखा, यहाँ पर भी किल दिखा। यहाँ पर किल के लिए यहाँ 7d दिख रहा है, यहाँ भी 7d दिख रहा है, यहाँ 7d है, यहाँ भी 7d है, मतलब किल के लिए क्या हो गया? 7d हो गया। अब यहाँ एक ही शब्द बचा हुआ है 8y, क्या बचा है? 8y, और यहाँ क्या बचा है? वाइल्ड। देखो एनिमल का मतलब हमें पता हो गया क्या है? 4v हो गया। किल का मतलब हमने देख लिया 7d है, तो एक ही शब्द बचा है यहाँ पे, क्या? वाइल्ड। और वाइल्ड के लिए क्या बचा? 8y। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सरलता से इसे कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। देखिए यहाँ से आपको और भी एक फैक्ट याद रखना है, जितने भी आपको 4 ऑप्शन दिए ये हवाई अड्डे है कहाँ पे स्थित, ये आपको याद रखना है। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई वाला अहमदाबाद में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कोलकाता में है, केम्पेगौड़ा जो है बेंगलोर में है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि समय सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से। सी वॉज इन ग्रेट ब्लैंक एंगर, फ्यूरी, डिस्पेयर या डाइजेस्टर। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें कि सी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट इन आर्टिकल का क्वेश्चन है कि बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट इन ब्लैंक
प्रेस ब्लैंक ऑर्गेनाइजर्स हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फ्री। तो देखिए सबसे पहले तो लास्ट में या तो एन आएगा या द आएगा, ए तो आएगा नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत ही आ जाएगा। वो है तो हम यहाँ पे एन भी यूज कर सकते हैं, द भी। सिचुएशन क्या है, फिर पहला क्वेश्चन है बिसाइड अनाउंसिंग इवेंट, बिसाइड अनाउंसिंग इवेंट इन द प्रेस ब्लैंक इन द प्रेस द ऑर्गेनाइजर हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फ्री। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, द और द, दोनों के द ऑप्शन जो है लग जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 2x² - 3 है, निम्न में से कौन सा व्यंजक इसके क्षेत्रफल को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से ये भुजा की अगर लंबाई है, वर्ग की भुजा की अगर लंबाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा हो, जितनी भी सेंटीमीटर हो, उसका स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनाती हो और चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, ये क्या होता है, वर्ग होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी हुई है हमें, भुजा दी है 2x² - 3 का होल स्क्वायर। इसी का स्क्वायर करेंगे ना हम, क्योंकि भुजा क्या दी हुई है 2x² - 3 और फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि इसका स्क्वायर हमें करना है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला सा दिख रहा होगा, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा, a - b का होल स्क्वायर। क्या दिखा होगा, a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें इसे रखना है। a हमारे पास a दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, a का मतलब यहाँ पे 2x² है ना, और b का मतलब क्या है यहाँ पे 3, b² का नहीं, b का मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, a की जगह हम लोग 2x² रखेंगे, a² की जगह 2x² स्क्वायर, ये तो इसका है a का, लेकिन a² का फिर स्क्वायर -2 × 2x² × b की जगह 3 प्लस b² का मतलब 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 × 2 4 माइनस 2 का 2 से गुना करेंगे 4 का 3 से करेंगे कितना आएगा 12x² प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और यही आपका आंसर है। 4x की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 9, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस फॉर्मूले में पुट करना है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो परिमाप होता है 4 × भुजा। परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, 4 भुजाएं होती है ना, तो 4 × भुजा जो होता है वर्ग का परिमाप होता है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता परिमाप, तो आपको सिर्फ इस वाले इसमें 4 का गुना करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखाई देगी। धातु चम्मच का बाहरी भाग खालिस्तान का उदाहरण है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आवर्धक लेंस या समतल दर्पण। तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब आप चम्मच के पीछे वाले हिस्से को, उससे आप अपने चेहरे को देखेंगे तो वो छोटा दिखाई देगा, और वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, जो छोटी इमेज बनाता है, हमारी जो इमेज है उससे बहुत छोटी इमेज जो है बनाता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर में लगा होता है। जब भी आप गाड़ी में चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर देखते हो तो उसमें जो ग्लास, जो पीछे का पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
70 नंबर का क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर ब्लैंक द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर। अब देखो फाइनेंस मिनिस्टर जो है एवरी ईयर बजट पेश करता है, ठीक है, ऑन द लास्ट डे उन्होंने किया फरवरी में, और एवरी ईयर करता है फरवरी के लास्ट डे। तो क्या हो जाएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स, अभी करंट में प्रेजेंटिंग तो नहीं होगा क्योंकि अभी करंट में प्रेजेंट नहीं कर रहा है। विल हैव प्रेजेंटेड मतलब करेगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, और पास्ट में भी ऐसा नहीं है कि भाई किया था, तो मतलब ऐसा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। जब भी एवरी ईयर की बात करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात होती है, और उसमें एस वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 18th नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि MEAT को हम 135120 से कोडित किया जाता है तो TIME को कैसे कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ट्रिक हमें दी हुई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो यहाँ पर ABCD में जो 26 अक्षर होते हैं हमारे ABCD के अल्फ़ाबेट्स के, जो 26 अक्षर होते हैं, तो ये इनकी जो पोजीशन कहाँ पे होती है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होता है, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, ऐसी जो कोडिंग होती है। Z जो है लास्ट 26 नंबर पे होता है, Y 25 नंबर पे होता है। तो ये जो कोडिंग होती है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर एग्जाम में ABCD लिख लीजिए रफ वर्क में, और आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो M के लिए यहाँ पर इसने 13 लिखा है। M कितनी पोजीशन पर होता है, 13, आप काउंट करके देख लीजिए। M 13 पोजीशन पर होता है। E कितनी पोजीशन पर होता है, 5 पोजीशन पे, अभी बताया मैंने। A जो होता है वो कितनी पोजीशन पे होता है, 1 पे होता है, A फर्स्ट नंबर पे। और T जो होता है 20 पे होता है, और आपको याद होगा T20 मैच होता है ना, तो इसी से T को याद रखा जाता है, T20 पे होता है, ठीक है। बस यहीं से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। T के लिए क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, पहले T के लिए तो 20 लिख लीजिए। I का हमें नहीं पता, I हमें नहीं पता अभी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए M के लिए क्या लिखा हुआ है, M के लिए 13 लिखा हुआ है। M के लिए क्या लिखा है, 13। E के लिए क्या लिखा हुआ है, 5। इतना तो हमने कर लिया। देख लीजिए 20, 13 और 5 वाला ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 20, 13 और 5 ये वाला, और बीच में 9 है। आई को आप काउंट कर लीजिए, 9 नंबर पर आई आ जाएगा। ABCDEFGHI कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। अल्फ़ाबेट की पोजीशन जो होगी, जिस नंबर पे होगी वही नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल हमने शॉर्टकट में लिखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 20 मीटर एवं 15 मीटर है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं। एक फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण क्या दिए हुए हैं, 20 मीटर और 15 मीटर, बस दोनों का गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 10 बार 115 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। और यही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, आपका कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। When their demand were not met, the worker downed their tools and blank. अब वर्कर की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनने क्या किया, अपने औजार रख दिए और क्या किया, वॉकड आउट, बाहर चले गए। वॉकड आउट, बाहर चले गए, ठीक है, समझ आ गए। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको हिंदी मीनिंग उनकी
पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको हिंदी मीनिंग निकालते आना चाहिए, तभी उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन में आप थोड़ी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग तो आपको वहाँ भी निकालनी होगी। आर्टिकल प्रीपोजिशन में आप ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन इनमें तो आपको कुछ जो है हिंदी मीनिंग आपको निकालते आनी चाहिए। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट शी नोटिस अ ब्लैंक ऑफ हाउसेज दैट लुक्ड स्ट्रिंगली सिमिलर। ट्रेल, ट्रेन, चेन या रो। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें रो जो है वो राइट हो जाएगा कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट शी नोटिस द रो ऑफ हाउसेस दैट लुक्ड स्ट्रिंगली सिमिलर। भारी मोटर यान खालिस्तान से चलते हैं, पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से, डीजल से या ईंधन से। तो जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह आपने देखा होगा, ट्रक बस जो है वो डीजल का यूज़ करते हैं। डीजल का यूज़ इसलिए करते हैं, एक तो एफिशिएंसी अच्छी होती है और जो आर्थिक बचत होती है, क्योंकि डीजल जो भारी वाहन है उसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इससे हमें पेट्रोल या महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो डीजल इसमें सस्ता होगा, तो आर्थिक बचत भी हमें किससे होती है, डीजल से होती है। इसलिए भारी वाहनों में अक्सर जो है डीजल का यूज़ किया जाता है। यह किताब मेज पर रख दो किस वाक्य का बोध कराता है? अनुक्रम, संबंध बोधक, स्थान एवं दिशा बोधक या इनमें से कोई नहीं। देखो क्या बोला, यह किताब मेज पर रख दो। मेज पर रखना है मतलब स्थान आपको बता दिया, दिशा आपको बता दी, तो स्थान और दिशा बोधक इसमें आ जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि पार्श्व में दिए गए डाटा का परास आपको ज्ञात करना है। संख्याएं दी हुई है 45, 50, 65, 80, 20, 25, 15, 10 और 105। ये सभी संख्याएं दी है, इनका परास आपको ज्ञात करनी है। परास मतलब रेंज आपको ज्ञात करनी है। रेंज ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे कैसे करना है। पहले तो इसे बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में हमें इसे अरेंज करना है। मतलब आरोही क्रम क्या होता है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। देख लीजिए सबसे छोटी संख्या क्या लिखी हुई है यहाँ पे, 10 लिखा हुआ है, सबसे छोटा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 के बाद 45 के बाद 50 के बाद 65, फिर 80 और 80 के बाद 105। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। बढ़ते क्रम में लिख लिया। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 105, उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना है। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या, यही तो हमारी रेंज होती है। रेंज क्या होता है, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी। तो छोटी से बड़ी संख्या से हमने छोटी को माइनस किया, तो कितना आ गया यहाँ पे 95, और यही हमारी रेंज, यही हमारा परास होता है। आंसर आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है 25 नंबर का। हेमा ने 60 रुपए दर्जन की दर से आम खरीदे। कितने रुपए दर्जन की दर से, 60 रुपए की दर से खरीदे, और उसने 60 रुपए के 8 की दर से बेच दिए। मतलब 60 रुपए के दर्जन, दर्जन मतलब कितने केले, आम कितने, 12, दर्जन में कितने आते हैं, 12। तो मतलब उसने 60 रुपए में 12 खरीदे, लेकिन बेचे कितने, 60 रुपए में 8 बेच दिए। मतलब उसको 4 आम का फायदा हो गया। हर दर्जन पर उसने 4 आम का फायदा कर लिया। ठीक है, अब यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसे आपका कितना प्रतिशत का उसे लाभ हुआ, तो आपको आम नहीं बताने कितने आम का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत रुपए का लाभ हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो 60 में उसने 60 रुपए में कितने, एक दर्जन मतलब 12 आम खरीदे। कितने आम, 12 आम 60 रुपए में। अब बेचे कितने उसने, 8 आम बेचे। तो हम क्या करते हैं कि 8 आम का मूल्य निकाल लेते हैं। 12 आम का मूल्य 60 रुपए है, तो 8 आम का मूल्य हम पहले निकाल लेते हैं। जब 12 आम का हम ऐसे लिख लेते हैं इसे कि 12 आम का मूल्य कितना है, 60 रुपए, तो एक आम का मूल्य कितना होगा, 60/12। यही करेंगे ना, 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो एक आम का मूल्य निकलेगा। कितना निकल जाएगा, 60। एक आम का मूल्य कितना है, 5 रुपए का एक आम है, तो 12 आम जो है 60 रुपए के मिलेंगे। समझ आया, एक आम 5 रुपए का मिलेगा, तो 12 आम कितने के मिलेंगे, 60 रुपए के मिलेंगे। तो 5, एक आम कितने का हो गया, 5 रुपए का। अब बताइए 8 आम कितने के हो जाएंगे, 40 रुपए के होंगे ना। 5 × 8 कितने के, 40 रुपए के। देखिए क्वेश्चन
करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हमने था वो कितने का था, 60 रुपए का। सॉरी, इसे ये भी कॉस्ट प्राइस था लेकिन ये 12 का था। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 8 आम के का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 40 रुपए निकल गया। कैसे निकाला कि जब 12 आम 60 रुपए के आ रहे तो एक आम कितने का आएगा, 5 का। तो उसी तरीके से हमने निकाल लिया कि 8 आम कितने के आ जाएंगे, 40 रुपए के। मतलब उसने 40 रुपए के 8 आम की दर से खरीदे। अब हमें 12 आम से कोई मतलब नहीं, दर्जन से हमें कोई मतलब नहीं। अब देख लीजिए उसने क्या किया कि 8 आम जो है, कितने आम, 8 आम जो है उसने कितने के खरीदे, 40 के। बेचे कितने के, 60 के। खरीदे कितने के, 40 के। बेचे कितने के, 60 के। मतलब उसे लाभ कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 आम का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 आम का कास्ट प्राइस तो 8 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे कितना दिया, 60 रुपए। 60 रुपए में बेचा उसने। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिसमें हमने बेचा उसमें से हम जितने में हमने खरीदा था उसको घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा। 60 रुपए में से 40 रुपए माइनस करेंगे, कितने का लाभ होगा, 20 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 20 रुपए का। लेकिन हमें पैसे नहीं पूछा है, हमें प्रतिशत में बताना है। तो ये 20 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत होता है ये आपको निकालना है। प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। देखिए प्रतिशत का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप यहाँ पे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है, 20 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है कॉस्ट प्राइस 40 रुपए का खरीदा था उसने, इंटू 100। डिवाइड कर लेंगे, 20 दूनी 40, 2 से 100, 50 बार कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। और यही आपका आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको। जब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि 12 का 60 है तो 8 का डायरेक्ट यहाँ से हम लोग निकाल लें कि 8 आम हमने 40 रुपये में खरीदे, तो 8 आम हमने 40 में खरीदे और 60 में बेच दिए। मतलब 20 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। 20 का जब लाभ हो रहा है तो परसेंट आपका निकल जाएगा 50% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर, 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के थे, हिंदी के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिए। और मैं आपको हर कुछ वीडियो में आपको बोलता हूँ कि कम से कम 10 अपने जो फ्रेंड है, जो कॉलेज फ्रेंड हो, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। सारे पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए और 1-2 पेपर अभी यहाँ पर बचे हुए, वो पेपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हो तो फिर हम लोग मैथ्स की क्लास या इसकी हिंदी की क्लास फिर अलग से लगाएंगे। अभी हम लोग ने सिर्फ जनरल स्टडी वाला पेपर देखा है। इसके साथ साथ अब हम लोग आपके जो फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे फार्मासिस्ट का पेपर हुआ तो फिर फार्मासिस्ट वाला वीडियो देखेंगे। उसके साथ लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं, लैब टेक्नीशियन से फार्मासिस्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड जो बने हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन्हें जल्द से जल्द देख सकें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।